हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी चैनल पर। ये हमारा टेस्ट नंबर 3 है और ये हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है। जिस तरीके से जीएस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट रहता है, इकोनॉमी, तो साइंस का भी पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। लगभग 12 से 15 क्वेश्चन के बीच में डिराइव करता है, मतलब 10 से कम नहीं आते और 15 के आसपास तक आती हैं। तो ये टेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा पहले इसको कर लेते हैं, फिर इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पहले जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था तो उसमें मैंने 100 तक क्वेश्चन रखे थे, क्योंकि उसमें जो करंट के क्वेश्चन है वो आपके काफ़ी मतलब कंफ्यूजिंग है। क्योंकि अब जनवरी 2024 है, तो 24 फरवरी मतलब ये फरवरी, जनवरी, दिसंबर ये पूछा जाएगा। तो मैंने सोचा कन्फ्यूजन पैदा करें, तो इसलिए मैंने वहाँ से उसको स्किप कर दिया। हम देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने क्लीन स्काई फॉर टुमारो पहल शुरू की? ऑप्शन ए विश्व बैंक, बी नीति आयोग, सी विश्व आर्थिक मंच, या डी संयुक्त राष्ट्र। अगर बात करें क्लीन स्काईज फॉर टुमारो की, तो यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा विमानन क्षेत्र को शुद्ध शून्य उत्सर्जन की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। यह सतत विमानन ईंधन सैफ के उपयोग में तेजी लाकर किया जाएगा। तो विकल्प बी यहाँ पर सी सही है, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश में सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है मालदीव, बी म्यांमार, सी बांग्लादेश, या डी ईरान। बात करें अगर हम, तो हाल ही में भारत और म्यांमार ने संयुक्त रूप से म्यांमार के रखाइन राज्य में सिलवे पत्तन यानी सितवे पत्तन का लोकार्पण किया, जो राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हुए द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। तो विकल्प बी यहाँ पर हो जाएगा आपका, भारत और म्यांमार ने इसके पत्तन का लोकार्पण किया, और ये आपका रखाइन क्षेत्र में है। ठीक है, म्यांमार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से? ऑप्शन है ईरान, बी तुर्कमेनिस्तान, सी पाकिस्तान, या डी अजरबैजान। बात करें खुर्रम शहर की, तो ये आपका ईरान ने अपनी तरल ईंधन वाली खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल की चौथी पीढ़ी लॉन्च की है, जिसका नाम इन्होंने खुर्रम या खैबर रखा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है ईरान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि द्विपक्षीय अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट, समुद्र शक्ति एक भारत मालदीव समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। सेकेंड, अल मोहम्मद अल हिंदी भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना फोर्स के बीच एक अभ्यास है। तो कहते नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। कोड है हमारा ऑप्शन ए दोनों फर्स्ट और सेकंड सही है, बी केवल फर्स्ट, सी केवल सेकंड, या डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। हम बात करें अगर क्वेश्चन नंबर की, तो देखिए आपका अल मोहम्मद अल हिंदी भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना, ठीक है, फोर्स के बीच एक अभ्यास है। समुद्र शक्ति की बात करें तो भारत इंडोनेशिया समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 का चौथा संस्करण दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया। अब देखो इन्होंने यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा कर दी, भारत और मालदीव नहीं है ये, यहाँ पर ये हो जाएगा इंडोनेशिया। और जब भी अभ्यास की बात होती है तो या तो जगह का नाम बदल देते हैं क्वेश्चन में, या तो देश का नाम बदल देते हैं जिसके साथ में होता है। तो इसलिए आपका फर्स्ट कथन यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। सेकेंड हमारा ऑप्शन सही है, इस तरीके से सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेक्को मिजोर मेसिन्स एक नई प्रजाति है जो भारत म्यांमार सीमा पर पाई गई है, वह है? ऑप्शन है चमगादड़, बी मेढक, सी छिपकली, या डी मकड़ी। बात करें अगर यहाँ पर, तो गेक्को मिजोरिस मेसिस जो आपकी है वो मिजोरम विश्वविद्यालय और जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी के शोधकर्ताओं ने भारत म्यांमार सीमा पर मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की है। तो गेक्को आकार में छोटी प्रायः मांसाहारी प्रकृति की छिपकलियाँ हैं जो विश्व भर में उष्ण जलवायु में पाई जाती हैं, और उड़ने वाली छिपकली की कुल 13 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उनमें से केवल एक प्रजाति पाइचोजून लियोनोटिस मिजोरम में पाई गई थी। मिजोरम राज्य के नाम पर इसका नाम गेक्को मिजोरमेसिस रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा छिपकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विश्व का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है। ऑप्शन है चुकचे प्रायद्वीप, बी यूकाटन प्रायद्वीप, सी बहामास, एंड डी मेडागास्कर।
तो विश्व का दूसरे बात करें अगर ब्लू होल की, तो यह जल के अंदर एक गहरा सिंक होल है। ब्लू होल का नाम उनके इंडिगो रंग के केंद्रों और हल्के नीले रंग की परिधि के कारण पड़ा है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण हिम युग में हुआ था, जब समुद्र का स्तर काफ़ी कम था। इसे माइक्रोबियल जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है। वैज्ञानिकों ने मेक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के तट पर, अब मेक्सिको आपका कहाँ आता है, उत्तरी अमेरिका में नीचे को देखिएगा, जब ये आपका ऐसे ऐसे करके आता है और यहाँ से पतली पतली सी सकरी सी खाड़ी से आपका जब दक्षिणी अमेरिका इस तरीके से यहाँ पर जुड़ा होता है, ठीक है। तो जो ये इधर से पतली खाड़ी रहती है, मेक्सिको चैनल आपको पता है, ये वहाँ का तट है, ठीक है। युकाटन प्रायद्वीप के तट पर एक विशाल सिंक होल का पता लगाया गया है। ये दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल है। मेक्सिको ब्लू होल को टामजा नाम दिया गया है और मयान भाषा में इसका अर्थ गहरा जल होता है। इतना याद रखना नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना कि वैज्ञानिकों ने मेक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के पास इसकी खोज की है, ठीक है। तो चलें, आंसर हमारा हो जाएगा, आपको पता ही चलेगा, युकाटन चैनल, जो कि आपकी मेक्सिको के पास स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, एक बात और देख लीजिए कि ड्रैगन होल या लॉन्ग डोर पृथ्वी पर सबसे गहरा ब्लू होल है और दक्षिण चीन सागर में स्थित है। ये 980 फीट से अधिक गहरा है। पहले की बात होगी तो ड्रैगन होल या लॉन्ग डोम, और दूसरे की बात होगी तो आपका मेक्सिको के पास में युकाटन प्रायद्वीप पर, ठीक है। दोनों क्वेश्चन के आंसर पता चल गए। विश्व के दूसरे की बात होगी तो ऑप्शन बी, और विश्व के पहले की बात होगी लॉन्ग, तो आपका ड्रैगन होल या दक्षिणी चीन सागर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए, पायनियर 11 या 11, वायेजर 1 और 2 कैसिनी निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित मिशन है। ऑप्शन फर्स्ट मंगल, बी बृहस्पति, सी शनि या डी अरुण। पायनियर 11, वायेजर फर्स्ट और 2 कैसिनी, ये क्या नाम से कि मिशन है, ठीक है, मिशन के नाम है। तो ये किससे संबंधित है, ये हमारे ग्रह दिए गए हैं, तो आपको पता है कोई ना कोई मिशन हमारा चलता रहता है, तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं। तो अब तक 4 रोबोटिक अंतरिक्ष यान शनि ग्रह का दौरा कर चुके हैं, जो इस प्रकार है। नासा के पायनियर 11 ने सितंबर 1979 में पहली बार इस ग्रह का नज़दीक से अवलोकन किया था। नासा के जुड़वा वायर 1 और वायेजर सेकेंड या 2 अंतरिक्ष यान ने वर्ष 1980 और 1981 में 9 महीने के अंतराल पर उड़ान भरी थी। कैसिनी ने सितंबर 2017 में इस ग्रह के अवलोकन के क्रम में पृथ्वी पर इंजीनियरों द्वारा इसे वायुमंडलीय जांच के लिए प्रयोग करने से पहले 13 वर्षों तक अपनी कक्षा से शनि का अध्ययन किया। इसने ईएसए का ह्यूजेस प्रोब वर्ष 2005 में शनि के चंद्रमा टाइटन पर उतारने में मदद की थी। देखिए, आपका रहा है 2017 में कैसिनी, उसकी वजह से इन्होंने ये पुराना भी डेटा इसी में एक साथ मिला के क्वेश्चन बना दिया है। अगर मेन देखा जाए तो वो कैसिनी से भी क्वेश्चन बना सकते थे, ठीक है। और ये सब आपके किससे संबंधित है, तो ये शनि से संबंधित है। हालांकि ये सब पुराने मिशन है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने एक साथ इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा रिप्लेस एक्शन पैकेज लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी वैक्सीन और टीकाकरण के लिए वैश्विक गठबंधन, या डी वैश्विक स्वास्थ्य के लिए विश्वविद्यालयों का संघ। क्योंकि ऐसे नाम चलते रहते हैं, कभी रिप्लेस हुआ, कभी उल्लास हुआ, है ना, तो इनको थोड़ा सा याद रखना रहता है, हमेशा तो नहीं पर कभी कभी क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर रिप्लेस एक्शन पैकेज की जो लॉन्च किया गया है, तो ये आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा रिप्लेस एक्शन पैकेज लॉन्च किया गया है। ये वर्ष 2023 तक वैश्विक उन्मूलन के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए। ट्रांस फैट का क्या मतलब होता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे आप देखते हैं 11 साल के होते हैं, 9 साल के होते हैं, उनका वेट बहुत होता है, और जब ये ट्रांस फैट बढ़ता है तो उससे बहुत सारी बीमारियां पकड़ लेती हैं। एक बीमारी ख़त्म होती है, उसके साथ में दूसरी चालू हो जाती है। और जो ये बाहर का जंक फूड खाते हो, उससे आपका फैट बहुत बढ़ता है, जो बहुत नुकसान करता है। जैसे आप ये कुरकुरे चिप्स वगैरह खाते हैं, इसमें इतनी जो नमक होता है, सॉल्ट, उसकी इतनी मात्रा रहती है जो हाइपरटेंशन के लिए बहुत नुकसानदायक है। लेकिन क्योंकि टेस्ट ऐसा बना दिया गया है कि ना चाहते हुए बहुत से सारे लोग अगर एक बार टेस्ट करते हैं तो फिर दोबारा खाने लगते हैं, जो नहीं खाना चाहिए, बहुत नुकसान करता है। और छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारी बीमारी, आप देखो 30 साल के बहुत सारे लोगों को, अगर 100 व्यक्ति हैं तो उसमें से 30 व्यक्तियों को कम से कम
30 साल के लोगों को शुगर है, ठीक है। हाइपरटेंशन तो हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को है। तो ये सबको नज़र में रखते हुए WHO ने रिप्लेस एक्शन पैकेज लॉन्च किया है। कुछ चीज़ें और बहुत अच्छी से दी हैं, ट्रांस फैट के बारे में, आहार के बारे में, उसके स्रोतों के बारे में, वो आप PDF से पढ़ लीजिएगा। अगर हम आंसर की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन फर्स्ट, यह राजस्थान में आयोजित KIUG का तीसरा संस्करण था, ठीक है। सेकंड है कि KIUG के इस संस्करण का शुभंकर जीतो था, जो 12 सिंगा यानी कि स्वयं डियर का प्रतिनिधित्व करता है। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कोड है हमारा ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें अगर हम यूनिवर्सिटी गेम्स की, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन ये आपका राजस्थान में नहीं आयोजित किया गया बल्कि उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है, ठीक है। और इन खेलों का समापन समारोह वाराणसी में होगा, तो इसलिए कथन फर्स्ट तो हमारा हो जाता है यहाँ पर गलत, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के इस संस्करण का शुभंकर जीतू उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु 12 सिंगा को बनाया गया है, अतः कथन 2 आपका यहाँ पर सही हो जाता है। तो हम बात करें अगर आंसर की, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, करंट का क्वेश्चन है, बहुत पुराना नहीं। जो पुराना करंट होता है मैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर स्किप कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए IIT मद्रास, बी IIT रुड़की, सी IISc बेंगलुरु या डी IIT दिल्ली। भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो बात करें आपके इस प्रौद्योगिकी की, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के माध्यम से भारत और इजराइल सरकार की एक संयुक्त पहल है। इसे IIT मद्रास में जल संसाधन प्रबंधन और जल प्रौद्योगिकी के विकास के लिए स्थापित किया जाएगा। तो विकल्प हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे मई 2023 में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन ए मालदीव, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया या डी श्रीलंका। तो बात करें यहाँ पर मई 2023 में भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया ने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप के क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। कुछ चीज़ें और अच्छी से दी हैं। ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का उद्देश्य क्या है वो चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बात करें तो कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मई 2023 में भारत के किन 2 राज्यों ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया। ऑप्शन ए गोवा और केरल, बी गोवा और उत्तराखंड, सी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश या डी गोवा और उत्तर प्रदेश। अगर बात की जाए यहाँ पर, तो गोवा और उत्तराखंड ने दोनों राज्यों के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा गोवा और उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए AM नायक, बी अजीम प्रेमजी, सी साइरस S पूनावाला या डी रतन टाटा। तो बात की जाए अगर अप्रैल 2023 में, तो टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उनके प्रयासों के लिए ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी आपका रतन टाटा। रतन टाटा जी को महाराष्ट्र में भी एक अवार्ड दिया गया है, वो किससे क्या संबंधित है अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा, नहीं तो आप उसको रिवाइज भी कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि रतन टाटा जी को अवार्ड कुछ मिलते रहते हैं, तो अगर इम्पॉर्टेंट है तो आप उनको तैयार कर लेना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अगर बात किया जाए, ये पुरस्कार समारोह आपका जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। एंड सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी की बात करें तो उसमें मध्य प्रदेश शीर्ष पर है, उसके बाद ओडिशा दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश तथा बिहार संयुक्त रूप से आपके तीसरे स्थान पर। सिर्फ 2 से 3 आपको रैंकिंग याद रखनी होती हैं। तो अगर आप राज्यों के विषय में बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश, उसके बाद ओडिशा दूसरे नंबर पर,
आंध्र प्रदेश तथा बिहार आपका संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो डी हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, क्योंकि उन्होंने प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया ही पूछा है, तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे कि मेगा ट्रॉपिक्स मिशन भारत और देश का एक सहयोगी कार्यक्रम है। ऑप्शन है रूस, बी फ्रांस, सी जापान या डी यूनाइटेड किंगडम। अगर बात करें मेगा ट्रॉपिक्स की तो यह आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलचक्र और ऊर्जा विनिमय का अध्ययन करने के लिए भारत और फ्रांस का एक संयुक्त उपग्रह मिशन है। ठीक है, ये कोई साधारण नहीं है, ये एक उपग्रह मिशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एआई संचालित बहुभाषी चैटबॉट है। ऑप्शन है गीगा चैट, बी लेक्सी, सी जुगलबंदी या डी बॉर्ड। बात की जाए रूस के सबसे बड़े बैंकिंग संस्थान स्वैग, ठीक है, ने एआई चैटबॉट लॉन्च किया है जो कि गीगा चैटबॉट है। ठीक है, वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वेलोसिटी द्वारा लेक्सी नामक एक चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया। चैटबॉट ई कॉमर्स संस्थापकों को सरल तरीके से व्यावसायिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, ये तो सबको पता है। तो अगर बात करें यहाँ पर आंसर की आपके, ठीक है, तो वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी सारे काम किए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत में रहने वाले किसानों और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए डिजाइन की गई जुगलबंदी का अनावरण किया, जो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों हेतु व्हाट्सएप के माध्यम से सुलभ एक जनरेटिव एआई संचालित बहुभाषी चैटबॉट है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पूछ रहा है वो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा उन्होंने डाटा रूस के बारे में बता दिया है, तो उससे कन्फ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन जो पूछा है उस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस देश की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया था। ऑप्शन है तुर्की, बी यूक्रेन, सी नेपाल या डी म्यांमार। ठीक है, देखिए जब नेपाल और आपका यूक्रेन और रूस का नेपाल नहीं, यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ था, आपको पता है वहाँ पर भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिससे कि वहाँ पर जो भारतीय लोग फंसे थे उनको निकालने के लिए। ऑपरेशन दोस्त भी आपका शुरू किया गया था, बहुत सारे, देखो मैं सब बताती हूँ। ऑपरेशन दोस्त आपका, इस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित तुर्कियों को मदद के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के कर्मियों के साथ आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा, मतलब जो हो सकता है एक देश से अच्छी खासी चीज़ें, वो भारत ने अपनी तरफ से भेजी थी। ठीक है, अपना छठा विमान भी भेजा था चिकित्सा के साथ में। तो ये हो, और ऑपरेशन गंगा की बात करें तो ये आपका यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने का मिशन था, है ना, मैंने बताया ना यूक्रेन और रूस का जब युद्ध हुआ था। ऑपरेशन मैत्री की बात करें तो ये वर्ष 2015 में नेपाल में जो भूकंप के बाद भारत सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संयुक्त राहत और बचाव के लिए अभियान शुरू हुआ था। ऑपरेशन करुणा यहाँ पर पूछा गया है, तो ऑपरेशन करुणा की बात करें तो इसे भारत सरकार द्वारा चक्रवात मोर्चा से तबाह म्यांमार की सहायता के लिए शुरू किया गया था, जो आपका यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन। मैंने तुर्की बताया, नेपाल बताया, यूक्रेन बताया और चौथा आपका हो गया म्यांमार। ठीक है, सारे ऑप्शन के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है। ऑप्शन फर्स्ट, योजना का कार्यकाल 1 वर्ष का है, जिसमें महिलाओं को उनकी बचत पर 7.5% ब्याज दिया जाएगा। सेकेंड, खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष के बाद शेष राशि का 80% निकाला जा सकता है। कह रहे हैं नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। कोड हमारा है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड, ऑप्शन सी केवल सेकेंड या डी दोनों फर्स्ट और सेकेंड। बात करें महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में केंद्रीय बजट भाषण वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, अगर आगे थोड़े से बात करें इसके बारे में, देखिए कह रहे हैं कि यह महिलाओं और लड़कियों के लिए एक नई लघु बचत योजना है। यह योजना भारतीय डाकघर द्वारा पेश की गई है। ठीक है, और भारत में किसी भी डाकघर में इसका लाभ उठाया जा सकता है। यह अप्रैल 2023 से मार्च 2025 तक 2 वर्षों के लिए उपलब्ध एक मुफ्त योजना है। इस योजना में उनकी बचत पर 7.5% वर्ष की निश्चित ब्याज दर है। यह ब्याज त्रैमासिक जमा किया जाएगा और खाता बंद होने के समय भुगतान किया जाएगा। अतः कथन एक आपका सही नहीं है,
यह महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक को आप जमा कर सकते हो, ठीक है। अधिकतम इसकी 2 लाख सीमा है। खाता धारक खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष के बाद खाते की राशि का 40% तक निकाल सकता है। तो कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज 5000 रन पूरा करने वाला क्रिकेटर है। ऑप्शन ए बाबर आजम, बी विराट कोहली, सी डेविड वार्नर या डी जोंटी रोड्स, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेटर टीम के कप्तान बाबर आजम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम 97 पारियों में 5000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। सेकंड कह रहे हैं कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने 114 पारियों में 5000 रन पूरे किए हैं और डेविड वार्नर ने इसे 115 पारियों में पूरा किया है। तो विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा, बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के हैं। लेकिन करंट में कई सारी चीज़ें चली हैं, तो पहले मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का आंसर आपका सही है, ठीक है, तो परेशान नहीं होइएगा। मुझे कुछ डाउट लग रहा था तो मैंने सोचा एक बार क्लैरिफाई कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शन ए 150वां, बी 161वां, सी 135वां या डी 141वां। अगर बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की, तो आपका इसे जो मतलब कि रिलीज़ करते हैं कौन सी एजेंसी, क्योंकि बहुत सारी एजेंसी है ना, बहुत सारी जो सूचियाँ होती हैं या जो नई नई रैंक आती हैं तो उसको रिलीज़ करती हैं। तो इसे आपका रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 3 मई पर प्रकाशित किया है। भारत 36.62 अंक के साथ 180 देशों में 161वें स्थान पर रहा है। वर्ष 2022 में भारत की रैंक 150 थी, अतः विकल्प आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से किसे सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी निर्मला सीतारमण, सी द्रौपदी मुर्मू या डी रामनाथ कोविंद। अगर बात की जाए यहाँ पर, तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो में सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से अलंकृत किया गया है। उन्हें यह सम्मान सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी से मिला। राष्ट्रपति मुर्मू यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला भारतीय है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977 पुस्तक लिखी। ऑप्शन ए डॉक्टर विजय दर्डा, बी ए के भट्टाचार्य, सी आदित्य भूषण या डी शशि शेखर वेमपति। तो क्योंकि पुस्तकों के बारे में भी क्वेश्चन आते रहते हैं और पूछे जाते हैं, तो बात करें अगर, ठीक है, तो इसलिए इनको तैयार रखना जरूरी है। अनुभवी पत्रकार अशोक कुमार भट्टाचार्य यानी कि ए के भट्टाचार्य ने इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977 नामक एक नई पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक भारत के वित्त मंत्रियों की भूमिका पर प्रकाश डालती है, जिन्होंने आज़ादी के बाद पहले 30 वर्षों में, ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था की दशा व दिशा तय की। यह पुस्तक पेंगुइन बिजनेस द्वारा प्रकाशित की गई है, जो पेंगुइन रैंडम हाउस की एक सह प्रकाशक है। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा ए के भट्टाचार्य, ठीक है, जिनका पूरा नाम आपको मैंने अभी बता ही दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्योंकि दिवस के नाम खूब आते हैं क्वेश्चन, तो दिवस भी जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर नहीं है वो बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन ए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, बी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून, सी विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून एंड डी विश्व औषधि दिवस 24 जून। तो अगर बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका गलत सुमेलित है, क्योंकि ये 24 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस नहीं मनाया जाता, बल्कि ये आपका 21 जून को मनाया जाता है। और 21 जून को आपका कुछ और भी मनाया जाता है, अगर याद हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है, नहीं तो तैयारी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्टेमिस समझौते से संबंध नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया या डी रूस। बात करें अगर आपके आर्टेमिस अकॉर्ड की, बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए ROR में क्वेश्चन आया था, आर्टेमिस अकॉर्ड से कुछ और क्वेश्चन भी आए हैं, मैंने देखे हैं, तो इसको जरूर याद रखना है, ठीक है। आर्टेमिस समझौता है क्या? ये अमेरिकी विदेश विभाग और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा द्वारा 7 अन्य संस्थापक सदस्यों जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम के 7 वर्ष 2020 में मानव द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण को नियंत्रित करने तथा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग के लिए सामान्य सिद्धांत स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें रूस सम्मिलित नहीं है, ठीक है, समझौते सम्मिलित नहीं है तो रूस नहीं सम्मिलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला पुरुष फुटबॉलर बन गया है? ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी लियोनेल मेसी, सी किलियन मम्बाप्पे एंड डी नेमार जूनियर। तो अगर हम बात करें 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला पुरुष फुटबॉलर बन गया है, ठीक है। तो देखिए पुर्तगाल की फुटबॉल टीम के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए। पुर्तगाल के UEFA यूरो 2024 क्वालिफाइंग राउंड मैच में आइसलैंड के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने यह इतिहास रच दिया। उनकी उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए मैच से पहले उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी ओडिशा या डी छत्तीसगढ़। देखिए विश्व औषधि दिवस मादक औषधियों, देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? तो इसके आंसर हम देख लेते हैं। ऑप्शन इन्होंने 4 दिए हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी ओडिशा या डी छत्तीसगढ़। अगर बात करें जनजातीय खेल महोत्सव की तो पहला आपका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव आपका आयोजित किया गया ओडिशा में। इसकी मेजबानी किसने की? तो इसकी मेजबानी संस्कृति मंत्रालय, ओडिशा सरकार और KIIT विश्वविद्यालय द्वारा की गई, जो भुवनेश्वर ओडिशा में संपन्न हुआ। तो आपका विकल्प सी है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं, वो आप जरूर इसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में बातें की गई हैं, क्योंकि खेल महोत्सव है, जनजातीय खेल महोत्सव हो या जनजातियों का कोई सांस्कृतिक महोत्सव हो, वो इम्पोर्टेंट होता है ना। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका ओडिशा। लेकिन कुछ चीज़ें जो और लिखी हैं वो आप अच्छे से पढ़ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे लिथियम आयन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही है या है? ऑप्शन फर्स्ट, यह एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है। सेकंड, विसर्जन के दौरान लिथियम आयन धनात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर चले जाते हैं और आवेशित होने पर वापस आ जाते हैं। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, ठीक है। कोड हमारा ऑप्शन है केवल सेकंड, बी केवल फर्स्ट, सी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, एंड डी दोनों फर्स्ट और सेकंड। देखिए पेपर में भी आयोग कर रहा है और टेस्ट सीरीज में कुछ ऑप्शन जो परंपरागत होते हैं वो आपके नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उन चीज़ों को ध्यान रखना है, ऑप्शन को जरूर अच्छे से देखना है, क्योंकि ऑप्शन अगर परंपरागत नहीं है तो आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बात करें लिथियम आयन बैटरियों की, तो लिथियम आयन बैटरी या लिथियम आयन बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल यानी पुनः आवेशित की जाने वाली बैटरी है। कथन फर्स्ट आपका सही है। यहाँ पर यह एक गैर रिचार्जेबल लिथियम बैटरी में उपयोग किए जाने वाले धातु लिथियम की तुलना में एक इलेक्ट्रोड सामग्री के रूप में इंटर रिलेटेड या इंटर रिलेशन स्तरीय संरचनाओं के साथ सामग्री में एक अणु का प्रतिवर्ती समावेश या सम्मिलित है, तो लिथियम यौगिक का उपयोग करता है। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन है फिनलैंड, बी आयरलैंड, सी डेनमार्क या डी स्विट्जरलैंड। देखिए ये जो कुछ छोटे छोटे देश हैं, छोटे क्या मतलब आइसलैंड साइड में, तो वहाँ पर दो देश रहते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ रैंकिंग में फर्स्ट ही रहते हैं। देखें तो आपका डेनमार्क यहाँ पर प्रथम श्रेणी में है, आयरलैंड द्वितीय और स्विट्जरलैंड तीसरे, ठीक है। किसमें? प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में। और भारत की अगर बात किया जाए यहाँ पर, तो भारत की जो रैंकिंग है इस सूचकांक में आपका भारत पिछले वर्ष से 3 स्थान फिसल कर 40वें स्थान पर है, लेकिन 2019-21 के 43वें रैंक से अभी भी बेहतर स्थिति में है।
तो आपकी यहाँ पर अगर इन्होंने पूछा था कि प्रथम स्थान, तो प्रथम स्थान आपका यहाँ पर डेनमार्क का है, ठीक है। और भारत की रैंकिंग आपको याद रखनी 40वें स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जून 2023 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ऑप्शन फर्स्ट ई दृष्टि, बी प्राप्ति, सी रीस्टार्ट इंडिया या डी चैंपियंस 2.0, ठीक है। बात की जाए तो इसे MSME राष्ट्रीय दिवस के दिन, यानी कि राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है MSME का 27 जून 2023 पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ पर आपका चैंपियंस 2.0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये ऑप्शन तो आपका हो गया कि MSME ने इसको लॉन्च किया। व्हाट अबाउट कि ई दृष्टि किसने लॉन्च किया? प्राप्ति, रीस्टार्ट, इसके बारे में भी चीज़ें दी गई अच्छे से। प्राप्ति आपका विद्युत मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। रीस्टार्ट आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के द्वारा। और अगर बात करें ई दृष्टि तो ये इसे आपके रेलवे सूचना केंद्र के द्वारा। लेकिन इसको अच्छे से डिटेल में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि मोनपा हस्त निर्मित कागज निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक कला है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी त्रिपुरा या डी मणिपुर। बात की जाए मोनपा हस्त निर्मित कागज के बारे में तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश की 1000 वर्ष पुरानी विरासत कला है जो विलुप्त होने की ओर अग्रसर थी तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के प्रतिबद्ध प्रयासों से एक बार फिर से जीवित हो गई है। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, खीर भवानी मेला निम्नलिखित में से किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी चंडीगढ़, सी जम्मू कश्मीर एंड डी त्रिपुरा। देखिए UP स्पेशल में मेले वगैरह आते रहते हैं, तो मे बी कि कोई और राज्य का मेला होगा तो करंट से रिलेटेड है तो आ जाएगा क्वेश्चन, है ना। बात करें अगर खीर भवानी मेले की तो यह मंदिर आपका जो खीर भवानी मंदिर है ये देवी रागन्या को समर्पित है। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर शहर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है और यह कश्मीरी हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। प्रतिवर्ष मंदिर में एक मेला या उत्सव आयोजित किया जाता है जिसे खीर भवानी मेला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः ई शासित राज्य बन गया? ऑप्शन है उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल या डी तमिलनाडु। तो मई 2023 में आयोजित टोटल ई गवर्नेंस केरल कार्यक्रम में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य को भारत का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया। तो सी ऑप्शन हो जाएगा केरल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश है? ऑप्शन है भारत, बी मैक्सिको, सी कनाडा या डी भूटान। बात करें तो कनाडा विश्व का पहला देश बन गया है जिसने ये निर्धारित किया है कि प्रत्येक सिगरेट पर अनिवार्य स्वास्थ्य चेतावनियां होनी चाहिए। यह नियम अगस्त 2023 से प्रभावी हो गया है। ये कनाडा में वर्ष 2035 तक तंबाकू के उपयोग की 5% से कम करने के प्रयास का हिस्सा है, ठीक है। यानी कि जो तंबाकू का उपयोग हो रहा है उसमें 5% की कमी करना चाहता है कनाडा देश। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर कनाडा। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कखौवका बांध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पर सही नहीं है बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, ये दक्षिणी यूक्रेन में नीपर नदी पर एक प्रमुख जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र और जलाशय था। सेकंड, जलाशय क्रीमिया प्रायद्वीप और जापोरिजिया परमाणु संयंत्र को भी पानी की आपूर्ति करता है। तो कह रहे हैं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कूट हमारा है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। खकोवका बांध की अगर बात करें तो ये आपका दक्षिणी यूक्रेन में नीपर नदी पर बना एक प्रमुख जल विद्युत संयंत्र और विशाल जलाशय है। ये 6 जून 2023 को एक विस्फोट में नष्ट हो गया था जिससे युद्धग्रस्त क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बाढ़ और मानवीय संकट उत्पन्न हो गया था। कथन एक आपका यहाँ पर सही है। सेकंड की बात करें तो यह खवोकवा बिजली संयंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जो क्रीमिया प्रायद्वीप और जापोरिजिया परमाणु संयंत्र को पानी की आपूर्ति करता था। तो कथन 2 भी यहाँ पर सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, यानी कि डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गैलेरी परीक्षण निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित? ऑप्शन है एड्स, बी कैंसर, सी सिकल सेल एनीमिया या डी थैलेसीमिया। तो बात करें गैलेरी परीक्षण की
तो गैलेरी परीक्षण यह आपका स्वास्थ्य सेवा संबंधी ग्रेल द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसका उद्देश्य प्रारंभिक चरण में उपचार योग्य कैंसर की पहचान करके कैंसर का पता लगाने में क्रांति लाना है। यह 99.5% विशिष्टता के साथ 50 से अधिक प्रकार के कैंसर द्वारा साझा किए गए एक सिग्नल का पता लगा सकता है और उच्च सटीकता के साथ कैंसर सिग्नल की उत्पत्ति की पूर्वानुमान लगा सकता है। बी ऑप्शन आपको हो जाएगा कैंसर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने किसकी अध्यक्षता में चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया? ऑप्शन है डॉक्टर राजेश गोपाल, बी RN मेहरोत्रा, सी डॉक्टर HS नेगी, या डी GS रावत। तो बात करें अगर आपकी NTCA के बारे में, तो 25 मई 2023 यानी 2023 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा डॉक्टर राजेश गोपाल, महासचिव ग्लोबल टाइगर फोरम नई दिल्ली की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। यह 11 सदस्यीय समिति है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेश गोपाल के अध्यक्षता में। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि हेलमंद नदी बहती, ऑप्शन ए तुर्की है, बी इराक, सी अफगानिस्तान, या डी पाकिस्तान। तो बात करें अगर हेलमंद नदी की, तो हेलमंद नदी आपकी दक्षिण पश्चिमी अफगानिस्तान और पूर्वी ईरान में लगभग 1.150 किलोमीटर लंबी है। हेलमंद नदी को लेकर ईरान और अफगानिस्तान के बीच विवाद रहा है। यह पूर्व मध्य अफगानिस्तान में हिंदू कुश पहाड़ों से निकलती है और ईरान के साथ सीमा पर हेलमंद दलदल में मिलने से पहले देश की आधी से अधिक लंबाई में दक्षिण पश्चिम में बहती है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मियान ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन है तंजानिया, बी सिसिली, सी इंडोनेशिया, या डी फिलीपींस। मियान ज्वालामुखी के बारे में अगर बात की जाए तो आपका ये ज्वालामुखी फिलीपींस में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो लेगास्पी शहर पर व्याप्त है। इसके आकार की समरूपता के कारण इसे विश्व का सबसे उत्तम ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका फिलीपींस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सूची दी गई है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है चक्रवाती तूफान, ऑप्शन ए बिपरजॉय, बी यास, सी गुलाब, एंड डी आसानी। सूची सेकंड की बात करें तो नाम दिया गया है ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी ओमान, सी बांग्लादेश, या डी श्रीलंका। तो यहाँ पर अगर बात की जाए आपके चक्रवातों के बारे में, देखिए चक्रवातों का तो पुराना इतिहास है, आपको पता है कि कई सारे देश इनको नाम देते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें बिपरजॉय की, तो जो बिपरजॉय नाम पड़ा इसको बांग्लादेश ने नाम दिया। यास की बात करें तो ओमान ने दिया, गुलाब की बात करें तो पाकिस्तान ने, और आसानी की बात करें तो श्रीलंका ने। तो इस तरीके से अगर ऑप्शन की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो एक सेकेंड, देखिए बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। A3 यानी कि बिपरजॉय आपका बांग्लादेश, और इसके बाद में ओमान आपका हो जाएगा यास, पाकिस्तान आपका हो जाएगा गुलाब नाम दिया, और श्रीलंका ने आपके आसानी नाम दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं डैश ट्रेन टकराव में शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन द्वारा विकसित एक टकराव रोधी प्रणाली। ऑप्शन ए कवच, बी अंगरक्षी, सी सुरक्षा, या डी साधना। बात करें अगर हम, तो कवच जिसे आर्मर या कवच नाम दिया गया, यह शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन RDSO रेल मंत्रालय द्वारा विकसित एक टक्कर रोधी प्रणाली है। भारतीय रेलवे के अनुसार यह सबसे सस्ती स्वचालित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डैश की जगह पर कवच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म कंप्यूटर पीढ़ी प्रयुक्त प्रौद्योगिकी सही सुमेलित। ऑप्शन ए प्रथम पीढ़ी ट्रांजिस्टर, बी तृतीय पीढ़ी एकीकृत सर्किट, सी चतुर्थ पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एंड डी पांचवी पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब। तो अगर इसमें जो जोड़ियां हैं वो कह रहे हैं कि सही सुमेलित कौन सी बताना है हमें। देखिए बात की जाए यहाँ पर, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो वर्ष 1940 से 1956 इसके पीछे की तकनीक के रूप में वैक्यूम ट्यूब नामक एक नाजुक कांच के उपकरण का प्रयोग किया जाता था। इनका उपयोग गणना, भंडारण और नियंत्रण उद्देश्यों के लिए किया जाता था। और पहली पीढ़ी के बारे में अगर बात करें, पहली पीढ़ी के महत्वपूर्ण कंप्यूटर तो ENIAC है, यानी ENIAC, इवैक है, यूनिवैक है आदि।
तो इस तरीके से अगर आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा तृतीय पीढ़ी एकीकृत सर्किट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि मैलवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है। ऑप्शन ए, स्पाईवेयर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो किसी डिवाइस में घुसपैठ करता है, व्यक्तिगत डेटा एकत्र करता है। एंड सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि रैंसमवेयर पहुंच बहाल करने हेतु भुगतान फिरौती की मांग में पीड़ित की महत्वपूर्ण फाइलों को इनक्रिप्ट करता है। यदि फिरौती का भुगतान किया जाता है तो रैंसमवेयर पीड़ितों को एक डिस्क्रिप्शन कुंजी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। कोड है हमारा ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल फर्स्ट और सेकंड, सी केवल सेकंड, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेलवेयर या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर कोई प्रोग्राम या फाइल है जो जानबूझकर कंप्यूटर नेटवर्क या सर्वर के लिए हानिकारक है। आपको पता है कि काफ़ी चीज़ें करंट में रही, चर्चा में रही, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, मालवेयर, है ना। तो ये चीज़ें काफ़ी नुकसानदायक रहती हैं। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों सही है इस क्वेश्चन के। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन नेक्स्ट कह रहे हैं कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। ऑप्शन फर्स्ट, GSLV MK3 इसरो द्वारा बनाया गया एक हैवी लिफ्ट प्रक्षेपण यान है जिसे चंद्रयान प्रथम उपग्रह को विमोचित करने के लिए चुना गया था। सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं कि वाहन में एक क्रायोजेनिक ऊपरी चरण, एक कोर तरल बूस्टर और 2 ठोस स्ट्रैप ऑन है। तो कह रहे हैं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। चलिए पहले हम देख लेते हैं अपना कोड दिया है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अब बात करें यहाँ पर जियो सिंक्रोनस के बारे में, GSLV। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV आपका एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा डिजाइन, विकसित और संचालित किया जाता है ताकि उपग्रहों व अन्य अंतरिक्ष वस्तुओं को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च किया जा सके। एक ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट प्रक्षेपण यान की तरह कक्षा में उतना वजन नहीं उठा सकता है। GSLV MK3 की बात करें यहाँ पर जो दिया गया है, तो इसरो द्वारा बनाया गया एक 3 चरणों वाला हैवी लिफ्ट प्रक्षेपण यान है जिसे चंद्रयान 2 उपग्रह को लॉन्च करने के लिए चुना गया था। कथन एक हमारा यहाँ पर सही नहीं होता क्योंकि ये चंद्रयान फर्स्ट है, इन्होंने दे दिया, यहाँ पर चंद्रयान सेकंड के बारे में बात हो रही थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, GSLV PSLV इन चीज़ों में थोड़ा सा जरूर मतलब कहीं ना कहीं से डेटा को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा एकल पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम कॉपरनिकस संबंधित है। ऑप्शन है राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा, सेकंड जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा, ये नासा और ये जाक्सा। थर्ड है आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA एंड डी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। तो यहाँ पर जो कॉपरनिकस संबंधित है वो किससे संबंधित है? कॉपरनिकस आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ साझेदारी में यूरोपीय आयोग द्वारा निर्देशित दुनिया का सबसे बड़ा एकल पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम है। ठीक है, तो अब जब ये पृथ्वी का अवलोकन करने का कार्यक्रम है तो वहाँ पर बैठकर क्या करेंगे? अवलोकन करेंगे ना, तो क्या पता लगाएंगे? यह पर्यावरण के प्रबंधन में सुधार, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने और कम करने तथा नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सटीक समय पर एवं आसानी से सुलभ जानकारी प्रदान करेगा। ऑप्शन की बात करें तो ये आपका हो जाएगा सी से संबंधित यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA। चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का पहला क्वांटम संचार उपग्रह विमोचित किया है? ऑप्शन है रूस, बी जापान, सी इजराइल या डी चीन। तो बात करें अगर विश्व के बारे में तो चीन ने गोबी रेगिस्तान यानी गोबी डेजर्ट जो है में जीक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर बनाया है जिसे विश्व का पहला क्वांटम संचार उपग्रह क्वांटम एक्सपेरिमेंट एट स्पेस स्केल या मिसियस सफलतापूर्वक लॉन्च किया। उपग्रह उलझे हुए फोटानों के युग्मों के स्रोत के रूप में कार्य करता है और उलझे हुए फोटान जुड़वा प्रकाश कण होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा चीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रहित हवाई वाहन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और UAVs द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन है लक्ष्य, बी निशांत, सी पक्षी या डी इंपीरियल ईगल। बात करें आपका तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इसकी सहायक वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान AD द्वारा विकसित मानव रहित हवाई
वाहन यूएवी इस प्रकार है। लक्ष्य एक दूर से संचालित हवाई वाहन है जिसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए डीआरडीओ की सहायक कंपनी एड द्वारा, एड मतलब वो एड जो आते वो नहीं, एडीई द्वारा अभिकल्पित और निर्मित किया गया। यह एक पायलट रहित लक्ष्य विमान है। डी हो जाएगा आपका। नाम क्या है इसका? तो इंपीरियल ईगल। डीआरडीओ जो विकसित किया गया उसका नाम है इंपीरियल ईगल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए कुछ चीज़ें और भी समझ लो तो पूरा क्वेश्चन सही से समझ में आ जाएगा। बात करें तो करें निशांत को, जो आपका ये निशांत है, निशांत को भारत के एड द्वारा विकसित किया गया है। इसे मुख्य रूप से दुश्मन के इलाके में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और टोही प्रशिक्षण, निगरानी, लक्ष्य पदनाम, तोपखाने की आग, सुधार, क्षति का आकलन करने का काम सौंपा गया। पंक्षी की बात करें अगर ये पक्षी या पंक्षी, यूएवी निशांत का पहिएदार संस्करण है, यानी कि ये जो एक पूरा सेटअप बनाया गया है उसमें से ये नाम है। इस तरीके से कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें ऑप्शन आपका डी लगा है, यानी कि ये चारों ही सही रहेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल बता रही हूँ कि क्वेश्चन का जो आधार है वो आप समझ सको। ठीक है, इसीलिए तो पंक्षी को बता रहे हैं कि निशांत का पहिएदार संस्करण है जो छोटी हवाई पट्टियों का उपयोग करके उड़ान भरने और उतरने में सक्षम है। इंपीरियल ईगल की बात करें तो डीआरडीओ द्वारा विकसित एक भारतीय हल्के वजन वाला मिनी मानव रहित हवाई वाहन है। इसके प्राथमिक उपयोगकर्ता राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और सैन्य सेवाएं होंगे। एडवांस अल्ट्रा रिलायबल एविएशन ऑरा भारतीय वायुसेना के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित एक स्वायत्त गुप्त मानव रहित लड़ाकू वायु वाहन है। ठीक है, तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, क्योंकि ये वाला डी नहीं, ये डी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये आपके चारों ही विकसित किए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी? ऑप्शन है आईएनएस खंडेरी, बी आईएनएस अरिहंत, सी आईएनएस विराट या डी आईएनएस किल्टान। बात करें तो आईएनएस अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सक्षम पनडुब्बी है जिसे एसएसबीएन कार्यक्रम के तहत वर्गीकृत किया गया था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका आईएनएस अरिहंत, और ये भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन 5G तकनीक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? यहाँ पर पूछा गया है नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन है मिलीमीटर तरंग, बी बीम फार्मिंग, सी वाइट फाई या डी छोटी कोशिकाएं। 5G तकनीक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो देखिए 5G 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है या फर्स्ट जी, सेकेंड जी, थर्ड जी और 4G नेटवर्क के बाद एक नया वैश्विक वायरलेस मतलब मानक है। 5G नेटवर्क मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम में काम करेगा। 5G तकनीक में स्मॉल सेल मैसिव यानी कि मीमो, फुल डुप्लेक्स, बीम फार्मिंग शामिल है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में बता रहे हैं, जो आपका वाइट फाई है वो सामान्य 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रिक्वेंसी के विपरीत एनालॉग टीवी प्रसारण आवृत्तियों के भीतर वायरलेस नेटवर्क बनाने की एक विधि है जिसका उपयोग नियमित वाईफाई नेटवर्क द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा वाइट फाई, ये इसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल नहीं है? ऑप्शन है, अब यहाँ पर भी नहीं है, याद रखना है। ऑप्शन है दही, बी नींबू पानी, सी संतरे का रस या डी सिरका। बात करें तो दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरका का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इनमें अम्ल होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। इन पदार्थों में मौजूद अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। नींबू पानी एक क्षार है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है। तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी आपका नींबू पानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि लंदन स्मॉग या सल्फ्यूरस धुंध का मुख्य कारण? ऑप्शन है कोयला, बी ओजोन, सी नाइट्रिक अम्ल या डी पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, देखिए बात करें लंदन स्मॉग की तो सबसे पहले लंदन में बना था। इसका दूसरा नाम सल्फरस हेज है। सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से कोयला सल्फरस स्मॉग का मुख्य स्रोत है। 19वीं शताब्दी के दौरान लंदन में कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत था और यह हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता का परिणाम था, जिसे 20वीं सदी की शुरुआत में नोटिस किया गया था। तो विकल्प आपका यहाँ पर ए हो जाएगा कोयला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी बताना है। ऑप्शन है अश्रु गैस, अल्फा फ्लोरो एसिटेफेनॉन, बी गंधक सल्फर, सी स्ट्रेंजर गैस जीनोन, डी लाफिंग गैस नाइट्रोजन।
अब हमें इसमें से पूछ रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। अश्रु गैस को लैक्रीमेटरी एजेंट के रूप में जाना जाता है या एक रासायनिक हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है जो आंखों और श्वसन में समस्या, त्वचा में जलन, रक्तस्राव और यहाँ तक कि अंधापन का कारण बनता है। कुछ मुख्य अश्रु गैसें अल्फा क्लोरो एसिटोफेनॉन एंड सेकेंड क्लोरो, अजीब अजीब से नाम है, आप पढ़ लीजिएगा, उसमें से मुंह ही टेढ़ा हो जाएगा। दूसरी बात करें गंधक की, तो गंधक को ब्रिमस्टोन कहा जाता है जो एक अधात्विक प्रचुर एवं बहुसंयोजी तंत्र है। अन्य बात करें नाइट्रस ऑक्साइड को, ठीक है, यहाँ पर गंधक आपका हो गया। स्ट्रेंजर बात करें अगर जेनॉन की आपके, ठीक है, जो ये आपका स्ट्रेंजर गैस जेनॉन के बारे में बात हो रही, तो जेनॉन एक आपका गैसीय तत्व है। यह एक दुर्लभ गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन, रासायनिक रूप से अप्रतिक्रियाशील गैस है। जेनॉन गैस को अजनबी गैस के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत कम 0.08 भाग प्रति मिलियन होती है। डी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, देखिए डी है, ये सी नहीं, ये गलत है, डी लाफिंग गैस, क्योंकि ये इन्होंने नाइट्रोजन दे दिया, नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए नाइट्रस ऑक्साइड को, ठीक है, नाइट्रस जो ऑक्साइड होती है गैस, ठीक है, इसको आमतौर पर लाफिंग गैस या नाइट्रस के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए ये आपका नाइट्रोजन गलत सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि माचिस, कीटनाशक तथा कवकनाशक में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सल्फर, बी नाइट्रोजन, सी फास्फोरस या डी क्लोरीन। बात करें अगर तो सल्फर जो है यह एक अधात्विक प्रचुर एवं बहुसंयोजी तत्व है। यह एक चमकीली पीली क्रिस्टलीय ठोस धातु होती है। इस तत्व का उपयोग माचिस, कीटनाशक और कवकनाशक में किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सल्फर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची का है। यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। सूची फर्स्ट में अम्ल के नाम है, सूची सेकंड में स्रोत है। ऑप्शन है एसिटिक अम्ल अंगूर, बी ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, सी टार्टरिक अम्ल सिरका एंड डी मैलिक अम्ल सेब। अब हमें यहाँ पर मिलान करना है, तो देखिए एसिटिक अम्ल आपका हो जाएगा, देखिए जब कभी देखिए बात करें अगर टार्टरिक अम्ल की, तो केवल इस क्वेश्चन की बात नहीं, आपको मैं इतनी चीज़ें बता देती हूँ कि किसी और क्वेश्चन में भी अगर ये ऑप्शन मिसमैच आएंगे तो आप उनको अच्छे से कर ले जाओ। टार्टरिक अम्ल आपका अंगूर यानी कि जो विटामिन सी या खट्टे पदार्थ होते हैं, अंगूर में, इमली, नींबू, केले में पाया जाता है। केला अब आप बोलोगे मीठा है तो कुछ मात्रा में पाया जाता होगा, प्रचुर मात्रा में नहीं, ठीक है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है एथेनोइक अम्ल। टार्टरिक आपका होता है इमली, नींबू, केले, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। सिट्रिक अम्ल आपका संतरा, नींबू और सभी खट्टे पदार्थों में भी सिट्रिक अम्ल होता है। टमाटर, पालक, ब्रोकली में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन टमाटर में लैकोपीन भी पाया जाता है, ठीक है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। एस्कार्बिक अम्ल आपका विटामिन सी, आंवला, अमरूद, पपीता में पाया जाता है। इस तरीके से काफ़ी अच्छी चीज़ें दी गई हैं। अगर हम इसको मिलान करें तो ये आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल आपका हो जाएगा यहाँ पर, ऑक्जेलिक अम्ल आपका हो जाएगा अंगूर। टार्टरिक अम्ल की बात करें, देखिए ये गलत हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल की बात करें तो ये हो जाएगा अंगूर में, और ये आपका बचा ये, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो कूट है वो सही सुमेलित हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान होता है, ऑप्शन है 7 से कम, बी 7.35 से 7.45 तक, सी 8.25 से 8.5 एंड डी 8.5 से अधिक। तो बात करें अगर मानव रक्त के पीएच मान की, तो यहाँ पर देखो पीएच एक लघुकरणीय पैमाना होता है जिसका उपयोग हम किसी जलीय घोल की अम्लता या क्षारीयता को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। पीएच मान 1 से 14 तक की एक संख्या है जिसका मध्य तटस्थ बिंदु 7 है। 7 से नीचे का मान अम्लता को दर्शाता है जो संख्या घटने के साथ बढ़ती है। 7 से ऊपर का मान क्षारीयता को दर्शाता है जो संख्या बढ़ने पर बढ़ती है। यहाँ पर अगर बात करें तो बी ऑप्शन हमारा सही है, 7.35 से 7.45 तक, ठीक है।
देखिए बात करें तो कह रहे कास्टिक सोडा का रासायनिक रूप है। ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी मैग्नीशियम सल्फेट, सी कॉपर सल्फेट या डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम कास्टिक सोडा आपका रासायनिक रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम लवण के नाम से भी जाना जाता है। बेकिंग सोडा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, लेकिन यहाँ पर बेकिंग सोडा नहीं पूछा है, कास्टिक सोडा पूछा है। लेकिन ये तीनों नाम आपको याद रखना है, बेकिंग सोडा, कॉपर सल्फेट, ये कास्टिक सोडा। इस तरीके से कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियल यानी नीला थोथा कहा जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। सेकंड, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन्स के नाम से भी जाना जाता है। कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कोड हमारा ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें यहाँ पर तो हाइड्रोकार्बन एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें पूरी तरह से हाइड्रोजन और कार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रमुख घटक है। कथन एक आपका यहाँ पर सही है। सेकंड जो बात करें कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन विस्तृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन परमाणु एक हाइड्रोकार्बन से बंधे होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन भी सही है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है एल्केन्स, बी फिनोल, सी एथिलीन एंड डी फ्लोरीन। तो एथिलीन एक सरल असंतृप्त द्विकार्बन अणु H2C बराबर CH2 है जिसमें कार्बन कार्बन मिलकर डबल बॉन्ड का निर्माण करते हैं जो इसकी जैविक गतिविधि का आधार है। बात करें तो यहाँ पर आपका एथिलीन है जो फलों को पकाने के लिए यूज़ में किया जाता है यानी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एथिलीन के कुछ और भी प्रयोग दिए गए हैं। कुछ पौधे एथिलीन का उत्पादन करते हैं जो फलों को पकाने में सहायक है। कुछ चीज़ें और दी उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, पूरी चीज़ पढ़ाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट कहा जाता है और इसका उपयोग पेंट के लिए विलायक रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन है मिथाइल एल्कोहल, बी बेंजाइल एल्कोहल, सी सोडियम क्लोराइड एंड डी ग्लिसरॉल। बात करें तो मिथाइल एल्कोहल आपका मिथनॉल या कार्बिनोल का रासायनिक सूत्र क्या करना है, समझना है, जिसे वुड एल्कोहल या वुड स्पिरिट के रूप में भी जाना जाता है। किसको? मिथाइल एल्कोहल को। ठीक है, क्योंकि इसे लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा उत्पादित किया गया। यह मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजनीकरण द्वारा निर्मित होता है और इसका ही उपयोग आप पेंट, सेल्यूलाइड, इत्र, रंजक दवाओं के लिए विलायक रूप में किया जाता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका मिथाइल एल्कोहल या मेथनॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर सही नहीं है, याद रखना है। ऑप्शन ए पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है, सी पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन PTFE को टेफ्लॉन के नाम से भी जाना जाता है, सी PC रबड़ क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन द्वारा निर्मित होता है एंड डी नियोप्रीन एक प्राकृतिक बहुलक है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं वो बताना है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कुछ पॉलीमर इस प्रकार हैं, पॉलीथिलीन या पॉलीथीन एथिलीन का कृत्रिम पॉलीमर है या सबसे आम प्लास्टिक है। पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है जो विद्युत की कुचालक होती है। बात करें तो नियोप्रीन एक प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। कुछ चीज़ें और दी गई हैं उनको आप पढ़ लेना। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि बुलेट प्रूफ सामग्री बनाई जाती है। ऑप्शन है केवलर, बी लेक्सन एंड थर्ड टेफ्लॉन। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कोड है हमारा ऑप्शन है केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड या डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बात करें यहाँ पर तो केवलर एक ऐसी सामग्री जिसका उपयोग आमतौर पर बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। केवलर एक पैरा एरोमेटिक पॉलीएमाइड क्या नाम से कि सिंथेटिक फाइबर है जिसमें बहुत सारे अंतर श्रृंखला बॉन्ड होते हैं जो इसे मजबूत बनाते हैं, जो बैलिस्टिक और स्टैब प्रतिरोधी बॉडी कवच में उपयोग होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ट्राइनाइट्रोलुइन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है स्नेहक, बी अपमार्जक, सी विस्फोटक या डी एनेस्थेटिक। बात करें तो ट्राइनाइट्रोटोलुइन का निर्माण टोलुइन में नाइट्रिक एसिड का मिश्रण करके किया जाता है। यह एक रासायनिक यौगिक है। ठीक है,
तो ऑप्शन सी हो जाएगा विस्फोटक में। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि एलपीजी आपका तरलीकृत पेट्रोलियम गैस निर्मित है। ऑप्शन है प्रोपेन और ब्यूटेन, सी इथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ब्यूटेन और बेंजीन, एंड डी मीथेन और ऑक्सीजन। तो बहुत सिंपल है, एलपीजी का निर्माण प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण और तेल शोधन के दौरान किया जाता है। प्रोपेन और ब्यूटेन को प्राकृतिक गैस से पृथक किया जाता है और उच्च दाब पर तरलीकृत किया जाता है तथा सिलेंडर या टैंक में संग्रहित किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परीक्षक के रूप में नहीं किया जाता। यहाँ पर फिर दिया है नहीं किया जाता। ऑप्शन ए सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, सी सोडियम बेंजोएट, सी स्कॉर्बिक अम्ल या डी फॉर्मिक अम्ल। यहाँ पर अगर बात करें तो खाद्य परीक्षक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीवों के गुणन को नष्ट करने या रोकने के लिए किसी उत्पाद में जोड़े जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोडियम मेटा बाइसल्फाइड Na2SO का उपयोग जैम, सॉस और अचार के संरक्षण में किया जाता है। सोडियम बेंजोएट, इसी तरीके से सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। आंसर की यहाँ पर बात करें तो आंसर डी हो जाएगा आपका फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रशांतक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने के लिए, बी चिंता को कम करने के लिए, सी कीटाणुनाशक के रूप में या डी पीड़ाहारी के रूप में। बात करें तनाव या शांत प्रसाधक का उपयोग के बारे में, तो इसका उपयोग तनाव या चिंता को कम करने के लिए ली जाने वाली औषधि दवा को प्रशांतक के रूप में जाना जाता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करता है और इसका उपयोग शांत करने, चिंता कम करने या किसी व्यक्ति को सीने में दर्द में मदद के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखें तो रिसेरपाइन एसिड और सेकोनल तथा ल्यूमिनल के रूप में इसके उत्पन्न कुछ अन्य प्रशांतक भी हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा चिंता को कम करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सूची का क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना। सूची फर्स्ट में कुछ उत्पाद हैं और सूची सेकंड में चीनी के प्रकार। अंगूर, फ्रुक्टोज, शहद, ग्लूकोज, दूध, सुक्रोज एंड डी टेबल शुगर लैक्टोज। अब इनको हमें मिलान करना है। देखिए दूध का आपका हो जाएगा लैक्टोज, ठीक है, एंड अंगूर आपका हो जाएगा ग्लूकोज, ठीक है। ये यहाँ पर अगर बात करें आपके चीनी, तो ये कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु क्या नाम से कि मिले होते हैं। शहद आपका हो जाएगा फ्रक्टोज, ठीक है, और टेबल शुगर आपका हो जाएगा सुक्रोज, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से हम अपना वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन निर्माण के कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है वनस्पति तेल, बी कास्टिक सोडा, सी सोडियम रोसिनेट या डी सोडियम सल्फेट। बात करें यहाँ पर तो साबुन फैटी एसिड के लवण होते हैं, जबकि फैटी एसिड संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिनमें लंबी कार्बन श्रृंखला होती है। उदाहरण के लिए पॉमिटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड। तो सोडियम सल्फेट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विद्युत शक्ति का मात्रा का ऑप्शन है वाट का, बी वोल्ट का, सी कूलम्ब का या डी हर्ट्ज का। तो विद्युत शक्ति का मात्रा का आपका शक्ति प्रति इकाई समय में स्थानांतरित या परिवर्तित ऊर्जा की मात्रा है और आंसर की बात करें तो ये हो जाएगी वॉट का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष मात्रा का ऑप्शन है दूरी का, बी तीव्रता का, सी गति का या डी समय का। ये बहुत कंफ्यूज करता है समय और दूरी के बारे में। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रा है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडोमीटर एक उपकरण है। ऑप्शन है एक पहिए वाले वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। सेकंड, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति तरंग दैर्ध्य को मापता है। सी बात करें तो तरल पदार्थ या गैसों के दाब मापता है या डी विद्युत चुंबकीय विकिरण के फ्लक्स को मापता है। कौन? तो ओडोमीटर के बारे में बात हो रही है। ओडोमीटर आपका मैनोमीटर तरल पदार्थ या गैसों का दाब मापने का एक उदाहरण है। ओडोमीटर एक पहिए वाले वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने का एक उपकरण है। ऑप्शन ए हो जाएगा एक पहिए वाले वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। ऑप्शन ए
टॉर्च, बी वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट्स, थर्ड सर्च लाइट। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनने को बोल रहा है। कोड है हमारा ऑप्शन है केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बात करें तो अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि किया जाता है सामान्यतः, तो आपका तीनों हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसको यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप अभी रिवीजन भी कर रहे होंगे, तो वीडियो को अटेंड कीजिए, फिर जो क्वेश्चन नहीं आते उनको पीडीएफ में देख के उससे अपना टॉपिक को तैयार कीजिएगा। ठीक है, आप सबके लिए थैंक यू।